नाउ आई एम रिकॉर्डिंग, और जो भी हरकत जो भी करेगा वो सब भी रिकॉर्ड होगा। यस, तो वी कैन आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। जब हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज कि हमारे लिए बेटर क्या है, और हम उसी चीज को एग्जैक्टली परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, कल ही हमने एग्जांपल यहाँ पे देखा था मारुति उद्योग लिमिटेड वाला। जैसी तन्मय, तन्मय प्लीज म्यूट करो। ठीक है, मारुति उद्योग बिकेम द लीडर क्योंकि उन्होंने सबसे पहले स्मॉल और कॉम्पैक्ट कार्स बनाई। जब इंडिया के अंदर कार में प्रॉब्लम आ रही थी, इंडिया को इंपोर्ट करने में दिक्कत आ रही थी और महंगी भी पड़ रही थी, तो मारुति ने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और बिजनेस को ऐसे उन्होंने बढ़ाया। ठीक है, एंड दे गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। या फर्स्ट मूवर का मतलब दे बिकेम द फर्स्ट वन। ये कल बताया था, कल ही मैंने आपको बताया था अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। हमको पता चल जाता है कि क्या वार्निंग सिग्नल्स हैं, क्या थ्रेट्स हैं, तो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ थ्रेटनिंग वी कैन गेट। थ्रेटनिंग का मतलब क्या हुआ कि हम किस तरीके से बिजनेस में बिजनेस में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो हो सकता है वहां पर कंपटीशन बढ़ जाए, हो सकता है वहां पर क्या कहते हैं ना, हमारे कस्टमर्स चले जाएं। आदित्य जोशी, लीव द क्लास इमीडिएटली। आदित्य जोशी, लीव द क्लास इमीडिएटली। तो वी कैन आइडेंटिफाई द थ्रेट्स ऑल्सो। सपोज कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, हमारे पास में बहुत ज्यादा हमारे जो कस्टमर्स आ रहे थे वो हो सकता है उनके पास में शिफ्ट हो जाए। सोनाक्षी, सोनाक्षी मुंदड़ा, आई गेस ये क्या नाम आ रहा है, मस्ट बी सोनाक्षी, MUN लिखा है। आप भी क्लास को छोड़ दे तुरंत, आप लोग पढ़ने के लायक नहीं है। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस चीज को मैं भेजने वाला हूं आपके पेरेंट्स के पास में कि हाउ यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास। बी कंस्ट्रक्टिव, नॉट डिस्ट्रक्टिव। आप डिस्ट्रक्शन मत क्रिएट करें प्लीज। तो हमको पता चल जाता है कि मार्केट में क्या हमारे अगेंस्ट हो सकता है, और हम उस चीज को अच्छे से पहले से ही समझ लेंगे कि क्या हमारे अगेंस्ट जा रहा है, और हम पहले से तैयार रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, कोई फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी इज एंटरिंग द इंडियन मार्केट विद न्यू सब्स्टिट्यूट्स। तो वो हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल जैसा होगा, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि competition is about to increase, so we should be ready. Okay, so this is the example for this. Now let's come to third point. This is tapping useful resources. Tapping useful resources simply means we can collect the resources which are actually required. क्या वो रिसोर्सेज जो हमको असल में रिक्वायर्ड हैं, हम उनको असेंबल कर सकते हैं। बिजनेस को अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज चाहिए, जैसे फाइनेंस, मशीन्स, मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर। इफ यू रिमेम्बर हमने इसको 4M का नाम दिया था, है ना। तो आप इसको 4M के तरीके से समझ सकते हो, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, इट विल इंक्लूड एवरीथिंग। ठीक है, तो हम ये रिसोर्सेज को ऐसे ही कलेक्ट करेंगे। लविश हिंदुजा एंड आयुष कोचिटा, ये जो नाम बीच में ले रहा हूं ना, आप लोग क्लास छोड़ देना सच में, नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन मत करना मेरी क्लास में। तो हमको अपने बिजनेस करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमको अपॉर्चुनिटीज का पता चल जाता है, हमको थ्रेट्स का पता चल रहा है, वट एवर इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग्स, हमको ये सब चीजें पता चल जाती है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कलेक्ट द रिसोर्सेज सो दैट वी कैन डू आवर बिजनेस। ठीक है, देन आता है यहां पर, it helps in coping with rapid changes. See, this is also interesting that while studying the environment we can understand the rapid changes that are coming up. हमारे आसपास में जो भी चेंजेस आते हैं ना, हम उन चेंजेस को समझ सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था नोकिया का। नोकिया कंपनी 2008 तक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, बट बहुत जल्दी ही वो
मतलब वो समझ नहीं पाए कि उनको कंपटीशन मिल रहा है। वहां पर आईफोन ने स्मार्टफोन्स मार्केट में उतार दिए थे, मतलब एप्पल ने उतार दिए थे, और ऐसे कंपटीशन को वो समझ नहीं पाए नोकिया, और 2012 तक में वो मार्केट से बाहर हो गए और दे वर सोल्ड आउट। तो ये हो गया उनके साथ प्रॉब्लम कि दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द चेंजिंग एनवायरनमेंट। सिमिलर केसेस जो है ना वो हमको देखने को मिलते हैं कोडैक कंपनी के साथ। प्रांजल मुंदड़ा, आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर सो डिस्ट्रक्टिव। आपको लग रहा होगा कि आप क्लास को डिस्टर्ब करके और ऐसे कर लोगे, मुझे मुझे कुछ नहीं जाएगा बेटा, मैं तो टाइम पास भी बढ़िया कर सकता हूँ, बंद कर दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। सीरियसली, कि जो नाम मैंने लिए है ना, बी रेडी, आई एम गोइंग टू डील वेरी सीरियसली। सर टैपिंग मतलब कलेक्ट होना, कलेक्ट करना बोल। हाँ, कलेक्ट करना। तो कोपिंग विद रैपिड चेंजेस का मतलब एडेप्टेशन टू चेंजेस। जैसे टैपिंग का मतलब कलेक्टिंग है, वैसे ही कोपिंग का मतलब है कलेक्शन। हम उन रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकते हैं और फिर चेंजेस जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, हम उन चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं। वी कैन मेक नेसेसरी चेंजेस विद इन आवर बिजनेस एज पर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बट हाउ? ओनली व्हेन, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को सही ढंग से स्टडी करेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको केवल चेंज नहीं होना है, हमको असल में सेम पेस के साथ चेंज होना है। विद द सेम पेस, यू नो पेस। पेस का मतलब हुआ कि जिस तेजी से एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, हमको भी उसी तेजी के साथ में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। लाइक दिस डेज वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ाने के लिए भी हमको भी उतना अपडेटेड होना पड़ता है। लाइक वी ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड, अगर मुझे जूम मीटिंग लेना नहीं आएगा तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। सीधी सी बात है, जो रैपिड चेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, हमको उन चेंजेस को समझना है और फिर अपना बिजनेस करना है। ठीक है। तो एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि रैपिड चेंजेस क्या आ रहे हैं, एंड सो दैट विल बी एबल टू टेक नेसेसरी स्टेप्स। ठीक है। एक्सक्यूज मी। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी हैं, इसमें कई एग्जांपल्स दे रखे हैं, यू कैन रीड देम। देन इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो, बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि जब हम प्लान्स को बना सकते हो। एक्चुअली मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद प्लानिंग ना। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करते हुए और प्लान्स और पॉलिसीज को डेवलप करना है। लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब ये हो गया कि हम अब क्या स्टेप लेंगे। सपोज वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटीज, हमको पता चल गया, हमको पता चल गया कि हमारे सामने क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं, फिर हम रिसोर्सेज को भी कलेक्ट कर पा रहे हैं, we are able to cope with the changes, means we are adapting the changes, then फायदा क्या हो रहा है, we are able to make plans and policies। हमें पता चलेगा कि किस तरीके के प्लान्स हमको बनाने चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स का सबका पता चल जाता है, वी कैन अंडरस्टैंड एनालाइज एंड देन वी कैन डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज प्लानिंग, एंड मेक सम पॉलिसीज, सो दैट हम अपने बिजनेस को कैसे सही ढंग से रन कर पाएंगे। प्लानिंग का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो कि हम कोई टारगेट लेकर के बैठे हैं, हमको 1000 शर्ट्स वीकली बनाना है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट आ रहा है। मान लो कि लॉकडाउन हो गया, वापस से लॉकडाउन हो गया, और अब हमारा बिजनेस अचानक से ब्रेक ले लेगा, और चलो ये भी अनाउंसमेंट हो गया कि नहीं, आप 50% वर्कर्स के साथ में चला सकते हो फैक्ट्री को। तो अब आपके प्लान कैसे बनेंगे कि 50% को ही अगर बुलाना है तो हमको मशीन्स को या तो आधा चलाना पड़ेगा, या वो जो 50% आ रहे हैं उनसे डबल काम करवाना पड़ेगा, है ना। तो बस यही चीज सोचना प्लानिंग है, कि हमारे 1000 शर्ट्स का टारगेट था, वो नहीं बन पा रहा है क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज है, पेंडेमिक के कारण there is a lockdown and we are not allowed to call more than 50% staff. Then what to do? Then we can plan accordingly, we can call such people
जो डबल काम करने को तैयार हो, या फिर हम कुछ काम वर्क फ्रॉम होम देंगे, या फिर हम कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे कि अपना काम ना रुके। ठीक है। एंड फाइनली अगर हमने सारी चीजों को सही ढंग से परफॉर्म किया तो हम इम्प्रूव करेंगे, वी कैन इम्प्रूव इन आवर परफॉर्मेंस, क्योंकि हमको पहले से पता रहेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना। हमको पता रहेगा कि हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है और अकॉर्डिंगली हम इम्प्रूव करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यही है, मेनी स्टडीज रिवील दैट फ्यूचर ऑफ एन एंटरप्राइज इज क्लोजली बाउंड विद व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट, and the enterprise that continuously monitor their environment and adopt suitable business policies are ones which not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period। आपको फोकस करना है इस लास्ट वाली लाइन पे, सक्सीड वाली पे। ठीक है, आप यहां देख सकते हो, ये वाली लाइन से करना अंडरलाइन। The enterprises that continuously monitor their environment and adopt suitable business practices are the ones which not only improve their present performance but also continue to succeed। तो हमने इंपॉर्टेंस फॉर्म में क्या देखा कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, अगर हमने उसको लगातार स्टडी किया तो वी कैन फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज। हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है। वी कैन फाइंड आउट द थ्रेट्स, लाइक व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू बी अगेंस्ट अस, हमारे अगेंस्ट क्या जा सकता है। देन वी कैन कलेक्ट suitable resources, then we can cope with the rapid changes, मतलब एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको समझ के और हम तुरंत एक्शन ले पाएंगे। ठीक है, then we can make plans and policies and finally we will be able to succeed, we'll be able to improve our performance। ठीक है, मितांशु जैन, करो बेटा करो, तुम लाइंस करो, तुम सब कुछ करो, तुमको ब्लॉक ही करा आज, करो तुम। सर इसका कोई एग्जांपल? इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का, इसका एग्जांपल बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस देख लो ना, टाटा है, बिरला है, अंबानीज है, बहुत सारे। they are able to succeed only because they know how to do the business, they are able to make plans, policies, they understand उनको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो अकॉर्डिंगली वो अपना काम सही ढंग से कर पा रहे हैं एंड दे आर एबल टू इम्प्रूव। समझे? यस सर। डिसेबल मैं कर तो दूं लेकिन फिर मेरे को उसमें जाना पड़ेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं बस अभी वार्निंग दे रहा हूं और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद बस ये पता चल जाएगा कौन ये हरकत कर रहा है एंड लेट इंस्टीट्यूट डिसाइड। बिकॉज सर गलती से हो गया था वो। अरे बेटा रहने दो, तुम्हारी गलती सब समझ में आ रही है मेरे। आई एम रिकॉर्डिंग एवरीथिंग एंड आई विल गिव दिस, डोंट डिस्टर्ब मी, मैंने पहले भी बोला हुआ है। आपको कोई भी पूछना है कुछ पूछो, बट डोंट डू दीज थिंग्स स्क्रीन के ऊपर। तो अब सर फोर्थ वाला अभी, फोर्थ वाला, कौन सा शॉर्ट? फोर्थ वाला। अच्छा, फोर्थ वाला पॉइंट, ओके। हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। एक्चुअली क्या होता है ना, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। अच्छा, मेरे को तो है ना ये जेसी वाली स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। सर ने क्या सोचा था, मैंने सर से एक बार डिस्कस भी किया था कि सर आपने ये आपने किया कैसे, आपके दिमाग में कैसे आया ये कॉन्सेप्ट। तो सर ने ये बोला कि मैं चाहता था कि सारे टीचर्स अलग अलग जगह पढ़ाएं, इससे अच्छा है वो सब एक साथ आके पढ़ाएं। उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और वो जो कोचिंग के नाम पे, स्कूल और कोचिंग पे बच्चा दो दो बार पढ़ता है और उसके बाद में भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है, तो वी वांट देम टू प्रोवाइड समथिंग जो कि अपने वहीं पे मिले। अब ये असल में उनके समझ में आया जब सर ने खुद देखा कि स्टूडेंट्स इस तरह की डिमांड कर रहे हैं और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भीलवाड़ा के अंदर लॉन्च कर दिया। तो यही तो पॉइंट होता है, जब हम एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को पहले से समझ जाते हैं और फिर अपने बिजनेस को उसी डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देते हैं तो सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो जैसे ही सर को समझ में आया कि देयर आर सम चेंजेस कमिंग अप, तो ये कॉन्सेप्ट, जेसी का कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एनवायरनमेंट में चेंजेस, बहुत सारे अलग अलग।
चेंजेस हम वो 5 एनवायरनमेंट जो आपको सबसे पहले बताए थे ना, उसमें देखना, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, उनमें चेंजेस अगर आ रहे हैं और आप उनको पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाते हो तो आप अपने बिजनेस को हमेशा सक्सेसफुल बना पाओगे। ठीक है। ओके और सर। हाँ, और वैसे ये जो 6 पॉइंट्स है ना, इन सबको एक साथ एक ऑर्डर में पढ़ना, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं समझने के हिसाब से बोल रहा हूं कि इसको ऑर्डर में पढ़ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, साथ में थ्रेट्स को ढूंढते हो, फिर आप रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हो, फिर आप चेंजेस को स्टडी करते हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्लान्स बनाते हो और सक्सेसफुल हो जाते हो। सिंपल। ठीक है। तो यस सर। गुड। अब हम उठा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एज आई टोल्ड यू, वी हैव 5 डायमेंशंस। ये बीच बीच में एक्सक्यूज मी स्क्रीन। सर। हाँ बोलो। सर जो आपने अंडरलाइन कर रहा है वो लिखना है? नहीं, अंडरलाइन कर लो, बहुत है। ओके सर। देखो मैंने पहले बोला था, इस चैप्टर में लिखने जैसा कम है, समझने जैसा ज्यादा है। ठीक है ना? तो सर अपन कुछ लिखेंगे नहीं क्या? कितनी चिंता हो रही है तुम्हें? एक काम करो, जो जो चीज अंडरलाइन करेंगे उसको लिख लो। ओके। इतना इतना परेशान होने वाली कोई चीज नहीं है। मैंने तो बस ये बोला आपको कि एवरीथिंग इज देयर इन द बुक ऑल्सो। तो आप चाहो तो अपने नोट्स बनाने के हिसाब से उस चीज को अंडरलाइन जो हमने किया है उसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नोट ना करना चाहो तो बुक के अंदर ही अंडरलाइन करके भी अपन कर सकते हैं। बिकॉज अब अपन है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो वहां पर लिखना कम और समझना ज्यादा पड़ेगा। बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी। बस हमें उस चीज को समझना है, उसको उठा उठा के रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है। ठीक है? डोंट वरी, इट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू राइट, कैरी ऑन। इफ यू डोंट वांट टू राइट, यू कैन स्टिल अंडरलाइन द थिंग्स। तो सर आपके नोट से पढ़ लेगा, लिखना नहीं चाहे तो? देखो आप मेरे नोट्स जैसे को तो एग्जाम में, हाँ हाँ आज आप अपने मेरे नोट्स को लास्ट में देखना यानी एग्जाम टाइम में, जब जब आपके एग्जाम है ना, चाहे वो क्वार्टरली हो या प्री बोर्ड हो या व्हाटएवर, तो आप तब देखना, क्योंकि नोट्स बहुत शॉर्ट में है। वो केवल है ना मीनिंग बता रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। तो बेटर रहेगा कि उनको आप समरी के लिए देखें। बट फॉर स्टडिंग पर्पस काइंडली फॉलो एनसीईआरटी। ठीक है? क्योंकि ओके। इसमें ज्यादा एग्जांपल्स हैं, इसमें ज्यादा मटेरियल है। नोट्स के अंदर मैंने ऑलरेडी उनको शॉर्टन कर रखा है, छोटा कर रखा है ना? अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, तो ये है हमारे डायमेंशंस। देखो डायमेंशंस में हमारे सामने क्या दिख रहे हैं, यू कैन सी दीज 5 डायमेंशंस: इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। मैंने इसको लर्न करने का एक तरीका बताया था, मैंने कहा था आप इसको स्लेप्ट के नाम से याद कर लेना। बिल्कुल। मैंने क्यों बोला स्लेप्ट? क्योंकि आई रिमेम्बर 2014 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। उसमें क्या हुआ, स्टूडेंट्स को एक केस दे दिया और ये बोला कि इसमें से डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स को क्या हुआ, लाइन तो समझ में आ रही है लेकिन डायमेंशन ही याद नहीं रहे, तो गड़बड़ हो गई। तो बेटर क्या रहेगा, अपन डायमेंशंस को ऐसे याद कर ले, स्लेप्ट। जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आए कि ये केस है, आप क्या करना, उसमें स्लेप्ट लिखना, फिर उसके बाद में एक एक लाइन को उसके साथ मैच करके देखना, अपने आप समझ जाओगे। ठीक है? तो स्लेप फैक्टर्स में बुक के हिसाब से चलें तो सबसे पहला जो फैक्टर आ रहा है, दिस इज वी आर हैविंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक। अब ये बीच में कुछ हरी हरी लाइनें आ रही हैं, उसको छोड़ देना जो मैंने मार्क किया वो देखना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आप देख सकते हो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट related with interest rates, inflation rates, changes in disposable income of people, stock market indices, value of rupee। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशंस से। आप आपकी बुक के अंदर इस बॉक्स पे आओ, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इफ यू कैन सी दिस बॉक्स। यस सर। ठीक है ना? कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें जो जो पॉइंट्स है ना,
अब हम इनको एज एग्जांपल देखेंगे। व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? आपके बिजनेस के ऊपर जो भी चीजें इफेक्ट डालेंगी, मतलब अगर हम ये बात करें कि हमारा ये हमारा बिजनेस है सपोज, ठीक है, और ये है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ओके। तो हाउ दिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज अफेक्टिंग आवर बिजनेस, पॉइंट ये है, whatever the economic changes are taking place and because of that our business is affected, तो हम उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हम तो अपना बिजनेस कर रहे हैं आराम से, लेकिन एनवायरनमेंट में सडनली कुछ चेंजेस आते हैं। अब हमको उसको समझने के लिए कौन से डायमेंशन को देखना पड़ेगा? तो अगर ये एग्जांपल्स जो अभी हमारे सामने आने वाले हैं हम इनकी बात करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इस सेंस में आप समझना पॉइंट क्या है। सबसे पहले इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। सर लेफ्ट साइड नहीं दिख रही सर, लेफ्ट का नहीं दिख रहा। ओके, अब मोर सर थोड़ा और सर बार बार इसके अंदर झूम हो रही है इसलिए। अच्छा, स्क्रीन जूम हो रही है क्या तुम्हारी? चलो फिर छोटा ही रहना देते हैं। अभी ठीक है? यस सर। ओके, यस यस सर। देखो हम देख रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को जब इफेक्ट करता है तो वो एक्चुअली कहां चेंजेस आते हैं। सबसे पहले आप देखोगे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। देखो, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, वी हैव टू डिफरेंट सेक्टर्स इन आवर इकोनॉमी। अगर उनके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, लेटेस्ट एग्जांपल है एयरपोर्ट्स को लीज पे दिया है कुछ प्राइवेट कंपनीज को, जैसे जयपुर का एयरपोर्ट 2050 तक के लिए अडानी को दे दिया गया है, यानी फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स। तो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव किया, ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब पब्लिक से प्राइवेट की तरफ मूव कर रहा है। बहुत सारे बैंक्स, स्टॉक मार्केट, बहुत सारे इकोनॉमिक ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती थी उसको इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में देना शुरू कर दिया है। दिस इज एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। देन द रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम एंड एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस। आपको पता है जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम हर आदमी की इनकम को हम देखते हैं, तो वो किस हिसाब से ग्रो कर रही है या कम हो रही है। याद होगा लास्ट ईयर ऐसा हुआ था ना, कोरोना के बाद लॉकडाउन में जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें हमारी इकोनॉमी -23.9 जीडीपी शो कर रही थी। -23.9 जीडीपी यानी कि जितना बन रहा था उससे भी कम हो गया फर्स्ट क्वार्टर में। तो उससे वो क्यों हुआ? सीधी बात है, बिजनेस बंद पड़े हैं, लोगों की इनकम नहीं हो रही है, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इट वाज डिक्रीज। तो बस उसी से रिलेटेड चीज है ये कि अगर इनकम में कमी आ जाती है, जीएनपी या जीडीपी में कमी आ जाती है, तो वो सब भी यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट बनेंगे। देन रेट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, लोग किस हिसाब से सेविंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। लाइक आई एम अर्निंग बट आई एम सेविंग, मैं पैसा कमाता हूं, बचाता भी हूं, तो कितना बचाता हूं? कुछ लोग 10% सेव करते हैं, कुछ लोग 25% सेव करते हैं। तो वो जिस हिसाब से सेव करेंगे, बैंक में रखेंगे, बैंकों की अपनी इनकम बढ़ेगी, बैंक की अपनी लिक्विडिटी बढ़ेगी, बैंक उस लिक्विडिटी को आगे लोन देने में काम मिलेगा, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स, बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल में डाल देते हैं, लेकिन बेटा वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम, कितना इंपोर्ट करना पड़ रहा है और कितना एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। अभी बहुत सारी वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट करी, लेकिन फिर इंडिया में ही कमी आ गई तो अब हमको इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो ये इकोनॉमिक कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इफेक्ट डाल ही रहा है। टीवी, टेलीविजन, टेलीविजन का जो पैनल होता है ना वो चाइना में बनता है, वो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए टीवी महंगा हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा, ऐसा कुछ प्लान बन रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी 2021 के एंड तक में इंडिया के अंदर ही टीवी का पैनल बनने लगेगा, तो टीवी सस्ते हो जाएंगे।
तो ये हमारा इंपोर्ट कम हो जाएंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होने लग जाएगा। तो ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एग्जांपल है। क्यों क्या Then- हुआ? छड़ के काइंडली खत्म हो कीप गया। क्वाइट, अरे म्यूट कर दो भाई। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आप इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छा समझते हो इस बात को। हम लोग किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज में लगे हुए हैं, हमारे पास में कितने रिजर्व्स दूसरी करेंसीज के हैं, वो सब भी इकोनॉमिक में आएगा। अब ये जो 2 पॉइंट आ रहे हैं ना, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये 4 पॉइंट यानी कि इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये 4 पॉइंट फर्स्ट टाइम में तो ये लग रहे हैं जैसे सोशल और टेक्नोलॉजिकल, लेकिन बेटा बात हो रही है ट्रेंड्स की, एग्रीकल्चरल ट्रेंड्स। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है डेफिनेटली चीजों की रेट्स बढ़ने लगी हैं, अभी तो उतनी नहीं है लेकिन और बढ़ेंगी। तो ये हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये 2 पिलर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। रिमझिम जैन, समझ में आया? तो ये वाली चीजें जो हैं ये भी इकोनॉमी का पार्ट है। तो आपको इन पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना, अगर याद नहीं होता तो रट लेना कि कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है। देन मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, किस तरीके से मनी की सप्लाई हो रही है, कितनी लिक्विडिटी लोगों के पास रहती है, कैसे लोग उसको यूज कर पाते हैं। देन पब्लिक डेट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कितना लोन है हमारे ऊपर। अभी कुछ पता चला है कि कोरोना के कारण हमारी कंट्री ने वर्ल्ड बैंक से कुछ 7300 या 73,000 करोड़ का लोन लिया हुआ है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन है ऐसा कुछ। तो कहीं ना कहीं ये चीज इफेक्ट करती है, ठीक है ना। सीधी बात है, हमारे ऊपर ही बर्डन पड़ेगा, फिर हमारे से टैक्सेस ज्यादा चार्ज किए जाएंगे क्योंकि हमको डेट का पेमेंट करना है। एंड देन प्लान्ड आउटलाइन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, ये वो पहला पॉइंट लास्ट पॉइंट लगभग सेम है कि किस तरीके से प्लानिंग हो रही है कि हम कितना पार्ट पब्लिक में रखेंगे और कितना पार्ट प्राइवेट सेक्टर में रखेंगे। तो ये एग्जांपल्स है बेटा, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो कुछ पॉइंट जो मैंने पहले यहाँ पर अंडरलाइन करवाए थे बिल्कुल टॉपिक के पास में वो, और कुछ पॉइंट जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, एक काम करना, इनको नोट कर ही लेना, क्योंकि ये एग्जांपल्स एग्जाम में पूछेंगे। केस स्टडी के अंदर ये एग्जांपल आ जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा पॉइंट था, ये कौन सा डायमेंशन था, ठीक है। तो सर हाँ बेटा बोलो। सर चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल क्या होता है? लोग किस हिसाब से अपनी इनकम को डिस्पोज करते हैं, यानी कि स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, खर्च। जैसे मान लो कि यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज एंड यू आर स्पेंडिंग, यू आर सेविंग 25%, दैट इज 25,000 रुपीज, एंड यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द मनी इन ट्रेवलिंग। आपको घूमने का शौक है तो इसीलिए आप घूमने जाते हो, कभी आप आसपास कभी आप दूर जाते हो, या फिर आपको खाने पीने का शौक है तो आप उधर खर्चा करते हो, या फिर आपको अगर कपड़ों का शौक है तो आप वहां खर्चा करते हो। तो आप जिस तरीके से अपने पैसों को स्पेंड करते हो ना, वो एक्सपेंडिचर पैटर्न वो किस हिसाब से चेंज होता है। अभी जैसे एग्जांपल ले लो कि इस पेंडेमिक के कारण, लॉकडाउन के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आया है ना। लास्ट ईयर तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो ये क्यों आया चेंज? क्योंकि हमको मना कर दिया गया, वी वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। तो हम जब घूमने ही नहीं जाएंगे तो फिर हम कैसे अपना काम कर पाएंगे, आई मीन कैसे उनकी कमाई हो पाएगी, है ना। तो यूं ही समझ लो ना, क्योंकि लोगों ने अब खर्च करने के बजाय उसको सेव करना शुरू कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर की कंडीशन खराब थी। तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री पे तो इफेक्ट पड़ा, टूर्स एंड ट्रैवल पे, और साथ में इफेक्ट पड़ रहा है हमारे दूसरी जगहों पर, लाइक स्टॉक मार्केट इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। तो वो इंक्रीज कैसे हो रहा है? क्योंकि लोग खर्च कम कर रहे हैं और सेव ज्यादा कर रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके सर। इंटरनल एक्सटर्नल पब्लिक डेट, देखो पब्लिक डेट का मतलब हो गया हमारे ऊपर जिस तरीके के लोन्स हैं। इंटरनल डेट मतलब जैसे हमारे, हम लोग जो इंडिया के अंदर ही रहते हैं, हम लोग कितना कितना लोन ले रहे हैं। वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक,
वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और फिर वो टोटल लोन कितना हो गया और उससे बैंक्स को कितना इनकम होगी या फिर हमारे ऊपर कितना बर्डन आ रहा है, ठीक है। और एक्सटर्नल पब्लिक डेट हो जाएगा जब हम कंट्री के बाहर से लोन ले रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है ना, या फिर हमारे पास दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हमको लोन दे सकती हैं। इसमें कंपनी को छोड़ देते हैं, इसके अंदर हम केवल इसी बात पे फोकस करते हैं, हमको जो वर्ल्ड बैंक से लोन मिल रहा है। चलो ठीक है तन्मय, यस सर, यस सर। ऑल राइट। सो और कुछ पूछा किसी ने? मनी सप्लाई, मनी सप्लाई मतलब किस हिसाब से मनी का सप्लाई हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, हम कितना मनी कैसे यूज कर रहे हैं और वापस कैसे उनको, लाइक आप कुछ भी खरीदते हो तो वो पैसा जाता है उसके पास जिसने उसको बेचा, फिर उससे वो रॉ मटेरियल खरीदने में पैसा लगाता है, फिर उससे वो कहीं और लगाता है, तो ये मनी क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो जिस हिसाब से वो सर्कुलेट हो रहा है और जिस चैनल में वो पैसा जा रहा है उसको मनी सप्लाई कह सकते हो आप, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा भी समझ सकते हो कि जो लोग सेव करते हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, किस जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, है ना, तो वो भी मनी सप्लाई का एग्जांपल में जा सकता है। जैसे कोई इन्वेस्ट कर रहा है, अभी मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज में लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको उसमें ग्रोथ नजर आ रही है, तो बस मनी सप्लाई बढ़ गया उनके लिए, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, तो बेटर टू स्टॉप हियर, और जो भी एग्जांपल्स आई मीन जो भी और कोई आपके डाउट्स हो वो कल पूछना क्लास के अंदर, और प्लीज अब डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना, अदरवाइज फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ क्या नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। जो भी Bye, डाउट्स हो कर Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir.